हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक्ड इट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट 9 को करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 8 पार्ट में हिंदी के पेडागोजी के प्रश्नों को किया है और जो भी प्रश्न हम लोगों ने अभी तक किए हैं वो पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर पर ही आधारित थे और अभी हम लोग जो भी प्रश्न करने वाले हैं वो भी प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को करने वाले हैं ये 2019 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, जो क्वेश्चन 2019 में सीटेट का पेपर हुआ था दिसंबर में, उसके हिंदी के पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने लैंग्वेज 1 को, ठीक है, हिंदी के लैंग्वेज 1 वाले पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हिंदी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो तरीके से आती है। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 वाले क्वेश्चन को मतलब लैंग्वेज 1 की पेडागोजी के क्वेश्चंस को हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग लैंग्वेज 2 वाले प्रश्नों को करने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए कि लैंग्वेज 2 में भी क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो बराबर ही होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि लैंग्वेज 1 टफ आता है लैंग्वेज 2 ईजी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस एक आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं कि लैंग्वेज 1 में आपको एक पोएम मिलता है और एक पोएट्री मिलती है, एक प्रोज मिलता है। ठीक है, मतलब कि एक गद्यांश मिलता है और एक पद्यांश मिलता है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज 2 को हिंदी में लेंगे तो वहाँ पे आपको दोनों ही गद्य जो होता है, गद्यांश जो होता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो आज हम लोग जो लैंग्वेज 2 में हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस आए थे, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आज हम लोग उसके प्रश्नों को करने वाले हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ के लिंक दे दी गई हैं। वहाँ पे आप एक बार में सारे वीडियोज़ के लिंक वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं और उसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी वीडियोस की लिंक आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। और उसके अलावा आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों को देखते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप वीडियोस को पहुंचाएं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, बच्चे के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है और उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर है और जो कि लैंग्वेज 2 में, हिंदी लैंग्वेज 1 में भी आती है, लैंग्वेज 2 में भी आती है। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 हम लोग जनरली चूज़ करते हैं हिंदी में, लेकिन लैंग्वेज 2 की भी पेडागोजी मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि पेडागोजी का लेवल जो होता है वो एकदम सेम होता है। क्वेश्चन आप लोग जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम उनको करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि सीटेट के लिए या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो वहाँ पे प्रीवियस ईयर जो होता है वो आपके लिए एक रामबाण का काम करती है। ठीक है, तो हम लोग उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी कौन सा है? तो घटना का वर्णन करना, जैसे कि बच्चे के लाइफ में कोई घटना घटी है या फिर वो उसने कहीं वो कहीं खेलने गया है या फिर वो कहीं टूर पे गया था या फिर अपने मामा के घर गया, गर्मियों की छुट्टी मनाने गया, मतलब इस तरीके की कोई भी ऐसी घटना बच्चों के लाइफ में जो भी हुई है उसका अगर हम वर्णन करने के लिए बच्चों को कहते हैं तो इससे बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आएगा, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में आएगा। यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, सबसे कम प्रभावी पूछा गया है, तो ये जो है वो एक प्रभावशाली साधन में आएगा। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं बनेगा। दूसरा है कि कहानी को शब्दशः दोहराना, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन ये बनेगा कि जो मैंने बच्चों को कहानी सुनाई और मैं बच्चों को बोलूँ कि आप मेरी कहानी को मेरे ही शब्दों में फिर से सुनाइए, तो इससे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं होगा, बल्कि बच्चे में रटने की क्षमता और कॉपी करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, ना कि बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। ठीक है, यहाँ पे कहानी को शब्दशः दोहराना, ये कहीं से भी बच्चा अपना इसमें कुछ भी डाल नहीं रहा है और जहाँ पे बच्चा जो है वो इन्वॉल्व अच्छे से नहीं होगा वो हमेशा ही नेगेटिव पॉइंट होता है।
और कहानी को अपनी भाषा में कहना। मैंने कोई कहानी सुनाई, ठीक है, जैसे मैंने कोई कहानी सुना दी क्लास में और बच्चा जो है, मैं बच्चों को बोलूँ कि आप लोगों ने इस कहानी से क्या समझा, आप लोग इसे अपने शब्दों में बताइए, ठीक है। तो मतलब बच्चों अगर कहानी को, कोई भी चीज़ को अपने शब्दों में वर्णन उसका कर रहे हैं तो इससे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत अच्छे तरीके से विकास होता है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव को ढूंढना था। और चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, तो इससे भी बच्चा अपने माइंड का यूज़ करता है, बच्चा वहाँ पे इंगेज होता है और उसके बाद ही चीज़ों को कर पाता है। तो इसलिए ये भी एक प्रभावी साधन, चारों में ये तीनों ही प्रभावी साधन होंगे। लेकिन कहानी को शब्दशः दोहरा देना ये कहीं से भी मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रभावी तरीका नहीं है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर बनेगा। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत जल्द हम लोग संस्कृत की पेडागोजी को करने वाले हैं, क्योंकि पीडीएफ मैं अरेंज कर ली हूँ, तो अब हम लोग उसको करेंगे। और आप लोगों से ये भी पूछना है कि क्या संस्कृत के पैसेज भी कराने हैं या फिर सिर्फ पेडागोजी से काम चल जाएगा। अगला है कि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग में मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग में कौन सा जो कथन है वो उचित होगा। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये या फिर ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाता है, या फिर ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, और या फिर ये भाषा का अलंकरण इनका कार्य होता है। तो लोग थोड़ा बहुत इसमें फंस सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो है वो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके बोलता है। हम अपने डेली लाइफ में नॉर्मली हम लोग बहुत ज़्यादा मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने, ज़रूरी नहीं है कि भाषा में अगर हम इनका यूज़ नहीं करेंगे तो हम भाषा बोल नहीं पाएंगे। तो ये भाषा का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और उसके बाद ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा, क्योंकि जो लोग मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को बोलते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रभावशाली होती है, ज़्यादा मतलब उसका इफेक्ट अलग ही पड़ता है। वो कम शब्दों में अपनी बातों को कह लेते हैं और उनका जो बोलने का तरीका होता है वो काफ़ी मतलब अलग ही लगता है। जो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके बोलते हैं वो ये भाषा प्रयोग करने की क्षमता को प्रभावी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और जहाँ भी आपको मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करने की बात की जाए तो वहाँ पे आप ये ऑप्शन अच्छे से समझ लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से देखने के लिए प्रीवियस ईयर में बहुत बार मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस हर बार यही मिले, लेकिन उसका जो ऑप्शन मिलेगा उसके मतलब अंदर यही छुपा होगा कि भाषा प्रयोग करने की क्षमता को प्रभावी बनाते हैं, भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ठीक है। अगला है कि ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, तो ये भाषा को नियंत्रित नहीं करते। और भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, तो वो रस छंद अलंकार का काम है, ठीक है। अलंकार का रस छंद अलंकार जो होता है, मतलब उन सब का जो भाषा का अलंकरण करने का काम उनका होता है, ना कि मुहावरे और लोकोक्तियों का होता है। इसलिए यहाँ पे आपको जो आंसर मिल रहा है वो कौन सा आंसर है, तो बी ऑप्शन है कि ये भाषा प्रयोग की क्षमता को, भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन यहाँ पे चूज करना था, ठीक है। बी ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना था। और अगला क्वेश्चन है कि मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, ठीक है। अनुच्छेद का मतलब यहाँ पे ये होता है कि पैराग्राफ, ठीक है। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ दिया, और जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे कि बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और संस्कृत में भी मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसे बहुत अच्छे से आपको समझ के रखना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग होगा, कहीं मीता होगी तो कहीं सीता होगी तो कहीं कोई और टीचर होगी, लेकिन आपको देखने के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेंगे कि मीता ने सभी बच्चों को एक पैराग्राफ दिया, एक अनुच्छेद दिया है, जिसमें कि हर पांचवें शब्द की जगह, जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिखा, हर पांचवें जगह मैंने ऐसे खाली स्थान वहाँ पे छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो हर पांचवें शब्द की जगह पे रिक्त स्थान था, जिसे कि बच्चों को भरना था। तो मीता ने किसका प्रयोग किया है। मीता ने पठन परीक्षण का प्रयोग किया है, या फिर हिंदी या फिर लेखन परीक्षण का प्रयोग किया, या फिर व्याकरण परीक्षण का प्रयोग किया, या फिर क्लोज परीक्षण का प्रयोग किया। तो यहाँ पे मीता ने क्लोज टेस्ट का प्रयोग किया है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा कि यहाँ पे मीता ने क्लोज टेस्ट का प्रयोग किया है। और आपको हमेशा यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट लिख कर आ जाएगा, और हिंदी में तो क्लोज परीक्षण ही लिख कर आएगा, परीक्षण करके कुछ लिख कर आएगा वहाँ पे। तो आपको ये समझ लेना है कि जहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान छोड़ने की बात कर दी जाए तो वो क्लोज परीक्षण या फिर क्लोज टेस्ट
होता है। मैंने एक पैराग्राफ दिया, आप लोगों ने बच्चों को अगर पढ़ाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक पैराग्राफ वहाँ पे दिया गया है और पैराग्राफ में बीच बीच में कुछ वर्ड्स को भरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्लोज टेस्ट कहते हैं, लेखन परीक्षण नहीं कहते। पढ़ने की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे, और इसे व्याकरण की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे इसे हम क्लोज टेस्ट कहेंगे। इसे आप एक लाइन में अच्छे से समझ के रख लीजिए। आपको ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों पेडागोजी में आपके ये काम में आने वाला है। ठीक है, तो पेडागॉजी सबकी सेम ही होती है, सिर्फ आपको अदर सब्जेक्ट की लैंग्वेज को बस समझना है। और हम लोग संस्कृत और इंग्लिश की जब पेडागॉजी को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे हिंदी पेडागॉजी के कॉन्सेप्ट से ही चलेंगे वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में, ठीक है, बच्चों में कि किसके माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? किसके माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? बच्चों में किसके माध्यम से लेखन कौशल का विकास जो है वो किया जा सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके माध्यम से बच्चों में लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से, या फिर चित्रांकन और लिपि चिन्ह के माध्यम से, रेखांकन और लिपि चिन्ह के माध्यम से, या फिर लिपि चिन्ह और अक्षर बनावट के माध्यम से। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग को बहुत कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन मैं आपको वो आंसर बताऊंगी जो कि सीटेट के ऑफिशियल की में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आंसर इसका बताती हूँ कि यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो रेखांकन और चित्रांकन बनेगा। बच्चों में पहले में रेखांकन भरा जाएगा और दूसरे में चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। आप यहाँ पे प्राइमरी लेवल पर हैं, ये हमेशा याद रख के लैंग्वेज की पेडागॉजी को आप सॉल्व करेंगे। और लैंग्वेज की पेडागॉजी में आपको हमेशा ही चित्र बनाना जो होता है वो लिखने के अंतर्गत इंक्लूड होता है। चित्र बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आप ऐसी लाइन भी खींच रहे हैं, ऐसे जीरो भी बना रहे हैं, ऐसे मतलब कोई भी चीज़ें वहाँ पे आप कर रहे हैं उसे हम चित्र बनाने के अंतर्गत ही इंक्लूड करेंगे। मैंने आपको कल की पेडागॉजी वाले सेशन में भी ये बताया था। और लिपि चिन्ह जो है ये बहुत बाद में आता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है नहीं होगा। आप सेकेंड ऑप्शन के साथ हो सकता है जा सकते थे कि चित्र बनाना और लिपि चिन्ह का प्रयोग करना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम रेखा का यूज़ करते हैं और रेखा से ही चित्र बन जाता है। तो इसलिए हमें पहला ऑप्शन जो है वो सबसे इनिशियल लेवल पर लेखन कौशल का विकास करने के लिए हमें रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का बच्चों के अंतर्गत विकास किया जाता है। इसलिए आप लिपि चिन्ह जो होती है वो थोड़ी बाद में आती है, लिपि चिन्ह जो होती है सबसे लास्ट में आती है। ठीक है, और ये रेखांकन और चित्रांकन जो है वो सबसे पहला स्टेज जो होता है रेखांकन, उसके बाद चित्रांकन आ जाता है। रेखा जो होती है वो चित्र के अंतर्गत ही इसे इंक्लूड कर लिया जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। और अक्षर की बनावट तो बहुत बाद में आती है और लिपि भी रेखांकन और चित्रांकन के बाद ही आएगी लिपि। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेखांकन का और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का बच्चों में विकास किया जा सकता है। हो सकता है कि आप लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन अगर आप लोगों ने भाषा के विकास के चरण को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने सबसे शुरू के स्टेजेस को अगर देखा होगा तो वहाँ पे आपको रेखांकन और चित्रांकन देखने को मिल जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट में थोड़े से परेशान कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन जब एग्जाम में यही क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं तो वही हमें मतलब कंफ्यूज कर देते हैं वहाँ पर। और अगला है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सबसे ज़्यादा सहायक क्या है? बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सबसे ज़्यादा सहायक इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा है? अगर हम पहला ऑप्शन देखें कि बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, या फिर बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, या फिर बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, या फिर बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य, बच्चों को शिक्षक के द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगी इसमें? बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करना है और उसके लिए सबसे ज़्यादा सहायक क्या होगी? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। ठीक है, बच्चों की जो परस्पर अनौपचारिक बातचीत होती है वो भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि बच्चा क्लास में अपने क्लासमेट से, अपने मतलब ग्रुप में किस तरीके से, अपने फ्रेंड्स से किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से अपने भाषा का प्रयोग कर रहा है, उस समय अगर हम बच्चे की भाषा का आकलन करेंगे तो हम बेटर तरीके से जान पाएंगे कि बच्चे में भाषा कौशल का कितना विकास हो पाया है। लेकिन अगर हम कक्षा में बच्चा जो औपचारिक तरीके से बात करता है, औपचारिकता निभाता है, मतलब एक बाउंडेशन में होकर अगर वो वहाँ पे बातें कर रहा है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है सही से, और हम वहाँ पे
उसकी भाषाई क्षमता का अच्छे से आकलन नहीं कर सकती। और बच्चे और शिक्षक के बीच जो परस्पर बातचीत होती है उसमें भी बच्चा जो है वो डरता है, अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, किसी ना किसी तरीके से वो वहाँ पर भी बाउंड होता है। इसलिए हम उस एरिया में भी बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए बहुत अच्छा मतलब नहीं मानेंगे हम इसे। और उसके बाद अगला है कि बच्चों का शिक्षक के द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य। तो अगर शिक्षक बच्चों को अभ्यास कार्य दे देता है तो क्या हम उसके माध्यम से भाषा का आकलन कर पाएंगे? ये आप खुद से ही सोच सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव पॉइंट लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो ए ऑप्शन मिलेगा कि बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत जो होती है बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि अदर जो है वो महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन चारों ऑप्शन में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ढूंढना है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है कि बच्चे की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हमारा यहाँ पे बन रहा है। ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर बनेगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। चारों में से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो कक्षा में बहुभाषिकता को, यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बहुभाषिकता है उसे आप संसाधन के रूप में देखेंगे। मैंने आपको एक बार बताया, मैं आपको ये बात बार बार बताऊंगी, क्योंकि अगर आप लोग कहीं से भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुभाषिकता जो होती है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, ना कि एक चुनौती और बोझ के रूप में या समस्या के रूप में काम करती है। हमेशा जो संसाधन है वो पॉजिटिव पॉइंट में आप इसे लेकर जाएंगे, बहुभाषिकता को आप एक पॉजिटिव पॉइंट में लेकर जाएंगे। ठीक है। तो हाँ, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे, या फिर बुरी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे, या फिर अगला है कि तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, या फिर फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बहुभाषिकता मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि बहुभाषिकता को अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है, जिसमें कि बच्चा जो है वो अधिक एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर सकता है। मतलब कि मैंने क्वेश्चन पूछा क्लास में और मैंने बच्चों से कहा कि जिसे जो लैंग्वेज आती हो उस लैंग्वेज में फूल के नाम लिख कर आए। ठीक है। उस लैंग्वेज में वो फूलों के नाम लिख कर आए। तो ये जो होगा वो बहुभाषिकता को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने वाला ऑप्शन होगा कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगर 4 लैंग्वेज वाले बच्चे हैं क्लास में और मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी अपनी भाषा में 5 से 5 फूलों के नाम लिखकर आइए, तो मतलब इससे है कि बच्चा ये जो कथन है वो बहुभाषिकता को अच्छे से दिखा रहा है कि यहाँ पे हम मल्टी लैंग्वेज को यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे तो उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बुरी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे, इसका भी हमें स्टैंडर्ड आंसर देना पड़ेगा, इसलिए ये भी आंसर सही नहीं होगा। तुम्हारे घर में किसकी किसकी महक आती है, तो ये भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब आंसर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली टीचर ने बोला है कि आप अपनी भाषा में फूलों के नाम लिख कर आए, तो ये बहुभाषिकता को अच्छे तरीके से पोषित कर रहा है। तो आपको बहुभाषिकता का अगर मतलब समझ में आ रहा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। बस उसमें कहा गया कि जो इसमें चारों में से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो बहुभाषिकता को दिखा रहा है। तो अगर हम फूल को अपनी भाषा में बच्चों को लिखने के लिए कहते हैं, फूल का नाम या फिर किसी का भी नाम अगर बोल रहे हैं कि अपने अपने घर में मतलब आपके घर में कौन कौन सी डिश बनती है, आप उसको अपनी भाषा में लिख कर आओ, मतलब कुछ भी अगर हम वहाँ पे बोल रहे हैं तो वो बहुभाषिकता को पोषित कर रहा है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है? यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि इस कहानी में, ठीक है, इस जो कहानी पढ़ाया गया उस कहानी में, कक्षा में कोई कहानी पढ़ाई गई और उसमें कहा गया, मतलब टीचर ने कहा कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। पहाड़ी और घाटी शब्द का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। पहाड़ी इलाके से और भी शब्द जो भी हैं उसे जोड़कर लिखो। तो जो यह अभ्यास प्रश्न है वो किसका उदाहरण है? संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, या पर्यायवाची शब्दों से परिचय। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये आपको हर जगह देखने को, ये क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ पढ़ाते समय ही कहा जाए कि इसमें ये यूज़ हुआ है और ऐसे अदर वर्ड्स आप लिख कर आएँ। ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि कहानी में पहाड़ी और घाटी शब्द का यूज़ हुआ है और पहाड़ी इलाके से संबंधित और भी जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी आप खोज सको, आप लिख कर आओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संदर्भ में व्याकरण का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन आपको संस्कृत पेडागोजी में भी देखने को मिलेंगे और इंग्लिश
इंग्लिश पेडागोजी में भी देखने को मिलते हैं। संदर्भ में व्याकरण पढ़ाने का अर्थ ये हुआ कि आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई भी चैप्टर पढ़ाया बच्चों को और उसमें कहा कि हाँ ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है और अदर वर्ड भी आप ढूंढ कर लाइए और अदर वर्ड आप खोज कर लाइए। अदर वर्ड आप मतलब कहानी के माध्यम से भी अगर आप लोग बच्चों को ग्रामर सिखा रहे हो या फिर वर्ड वोकैब सिखा रहे हो तो वो क्या होगा, संदर्भ में व्याकरण होगा। लोग इससे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि यहाँ पे हम शब्द भंडार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं या फिर शब्दकोश का विकास करने की बात कर रहे हैं या फिर पर्यायवाची शब्दों से परिचय। यहाँ पे आप तीनों में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक आंसर यहाँ पे आपका बनेगा कि संदर्भ में व्याकरण है, क्योंकि वहाँ पे पाठ के माध्यम से आपके वोकैब को डेवलप करने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है, इसलिए ये हमेशा संदर्भ में व्याकरण के साथ जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अब अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे है कि मुदिता अक्सर श को स पढ़ती है। ठीक है, हम मुदिता नहीं मतलब मैक्सिमम लोग ऐसा पढ़ते हैं, श को स पढ़ते हैं और बोलती है। तो मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होना, भाषागत ज्ञान का अभाव होना या फिर भाषा प्रयोग में लापरवाही होना। ठीक है, तो भाषा की त्रुटि नहीं है ये, भाषागत ज्ञान का अभाव भी नहीं है ये और भाषा प्रयोग में लापरवाही भी नहीं है ये, बल्कि ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। ठीक है, आप किसी वर्ड को कुछ और बोल रहे हैं अगर, तो ये आपके भाषागत ज्ञान का अभाव, ये सब कुछ गलतियां नहीं है, बल्कि आपके ऊपर जो जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसका प्रभाव है। ठीक है, क्षेत्रीयता का हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, तो आप लोगों ने जब मतलब उच्चारण की समस्याओं को पढ़ा होगा तो उसमें जो क्षेत्रीयता मतलब क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव होता है उसे भी उच्चारण की समस्याओं में शामिल किया जाता है। और अगर श को वो स बोल रही है तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसके ऊपर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है और बच्चे में आप कमी नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सेफ साइड में लेकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सेफ साइड में लेकर जाएगा। और अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सबसे ज़्यादा सहायक है? ठीक है, भाषा क्षमता के विकास में सबसे ज़्यादा सहायक इसमें से कौन सा प्रश्न है कि डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, या फिर तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी, तितली और कली ने क्या क्या खेल खेला है और तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। ठीक है, इस ऑप्शन में मतलब इसके क्वेश्चन में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं और मुझे भी इसका आंसर जो है वो ए लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आंसर हमें आंसर की में मिला है वो हमारा आंसर बी है कि तितली कली के पास गई होगी और क्यों गई होगी। तो बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सबसे ज़्यादा सहायता करने वाला जो वाक्य है इसमें से जो एग्जाम्पल है यहाँ पे बी होगा और यही आंसर की में आपको दिया गया है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग सही आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा और इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगला है कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया की जो अवधारणा है वो किससे संबंध रखती है? स्किनर से, पियाजे से, चॉम्स्की से या फिर वाइगॉत्स्की से? तो आपको इसके लिए कोई अलग से थियरी नहीं पढ़नी थी, बल्कि आपको सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया की जो बात है वो डायरेक्टली वाइगॉत्स्की से जुड़ी हुई है। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन, ये आपको लिख कर रखना है। तीन बातें आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से लिख कर रखनी है कि जो सामाजिक अंतःक्रिया की लैंग्वेज में सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करते हैं, तो वैसे भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात वाइगॉत्स्की करते हैं। वो लैंग्वेज में आए तो भी वाइगॉत्स्की ही आंसर बनेगा हमारा, ये बात हमें क्लियर करके रखनी है। और दूसरा ये है कि जो स्किनर है वो अनुकरण की बात करते हैं कि बच्चा जो है वो अनुकरण करके सीखता है। ये क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर में देखने को हमेशा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों की पेडागोजी में आपको ये देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हिंदी में आया तो सिर्फ हिंदी में देखने को मिलेगा, लैंग्वेज आपको बदल दिया जाएगा, लेकिन आपको पेडागोजी का जो सार है, पेडागोजी के जो क्वेश्चन है, जो पूछने का तरीका है वो सेम टू सेम यही होता है। बस आपको संस्कृत की लैंग्वेज, इंग्लिश की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आपको फ्री के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको ना कोई बहुत ज़्यादा समझना होता है और ना बहुत दिमाग लगाना होता है, बल्कि आपको डायरेक्टली वहाँ पे आंसर करना होता है। तो जो सामाजिक अंतःक्रिया की जो अवधारणा है वो वाइगॉत्स्की से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही बात है। और स्किनर की अगर वहाँ पे बात आए, अगर अनुकरण करने की बात आती है तो वो स्किनर से जुड़ा हुआ है। और जब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात आती है तो वो चॉम्स्की से जुड़ा हुआ है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है बच्चों में, जब इसकी बात आती है तो वो चॉम्स्की से जुड़ा हुआ है। तो तीनों बातें आप एकदम अच्छे से क्लियर करके रखेंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया वाइगॉत्स्की से जुड़ी हुई है और भाषा अर्जन करने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, चॉम्स्की ने कहा है। और जब बच्चे में भाषा अनुकरण करने, बच्चा जो है वो भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखता है, ये स्किनर
के थियरी में कही गई है। ठीक है, अनुकरण का मतलब ये कि मैं कुछ भी बोलूँगी और बच्चा उसी को दोहराकर सीखता है, और ऐसा बच्चों में होता भी है। तो ये बात बिल्कुल इनकी सही भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों बातें क्लियर करके रखनी है। आपको 1 से 2 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी मिलेंगे, और 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको फर्स्ट में भी मिल सकते हैं इससे, और सेकंड में भी मिल सकते हैं। तो आपको इन सब क्वेश्चन पे मतलब पोर्शन को अच्छे से करके रखना है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं, और आपका एकदम सही और श्योर क्वेश्चन को करा भी देते हैं। सही और श्योर एकदम होता है ये क्वेश्चन। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ पर आ भी गया। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया है? अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, भाषा अर्जन करने की क्षमता पर, या सृजनात्मकता पर। ठीक है, तो उन्होंने अनुकरण पर बल दिया है। ठीक है, इमिटेशन इंग्लिश में हम इसे कहेंगे। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो अनुकरण पर ही बल दिया है। ठीक है, अनुकरण पर बल दिया, इमिटेशन पर बल दिया, कि जो भी मतलब उसके आसपास के लोग, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके भाई बहन हो गए, मतलब जो भी वहाँ पे बोलते हैं उसका अनुकरण करके ही बच्चे में भाषा का विकास होता है। और जो सामाजिक अंतःक्रिया की बात वाइगॉत्स्की ने की, भाषा अर्जन क्षमता, देखिए अंतःक्रिया की बात यहाँ पे सामाजिक लगा होता तो। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया की बात किसने किया? मैंने आपको पहले ही बताया, वाइगॉत्स्की ने किया था। ठीक है, वाइगॉत्स्की ने किया था। भाषा अर्जन क्षमता जो होती है वो चॉम्स्की से जुड़ी हुई है। और उसके बाद सृजनात्मकता जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो पियाजे से जुड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे पियाजे की कोई थियरी भाषा के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भाषा को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया था। ठीक है, तो आपको ये तीनों से क्वेश्चन आपको देखने के लिए हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों पेडागोजी में आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इससे बात को क्लियर करके रखें। ठीक है, आपको किसी भी पेडागोजी में बहुत अलग चीज़ें पढ़नी नहीं होती है, वही चीज़ें पढ़नी होती है। सिर्फ आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज समझ में आती है तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होती है? शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में जो TLM हम यूज़ करते हैं, जो शिक्षण सामग्री सहायक शिक्षण सामग्री होती है, उसमें हम ऑडियो वीडियो हो गया, वैविध्यपूर्ण हो गया, वीडियो परक हो गया, या पत्र पत्रिकाएं हो गया। तो यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए वैविध्यपूर्ण यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, वैविध्यपूर्ण का मतलब ये हो गया कि इसमें ऑडियो वीडियो भी आएगा, वीडियो परक भी आएगा, पत्र पत्रिका भी आएगा, बाल साहित्य भी आएगा। मतलब सारी TLM की जो चीज़ें हैं वो वैविध्यपूर्ण है, मतलब उसमें विविधता है। अगर मतलब हम जहाँ पे हमें जैसी ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पे हमें वीडियो की ज़रूरत पड़ रही है हम वहाँ पे वीडियो दिखा रहे हैं, जहाँ पे ऑडियो की ज़रूरत पड़ रही है हम वहाँ पे ऑडियो दिखा रहे हैं, जहाँ पे चार्ट की ज़रूरत है वहाँ पे हम चार्ट दिखाएंगे, जहाँ पे फ्लैश कार्ड की ज़रूरत है हम वहाँ पे उसे दिखाएंगे, जहाँ पे पोस्टर की ज़रूरत है वहाँ पे हम पोस्टर दिखाएंगे, जहाँ पे पत्र पत्रिका की ज़रूरत है वहाँ पे उसे दिखाएंगे, जहाँ पर हमें बाल साहित्य की ज़रूरत है हम उसे वहाँ पे दिखाएंगे। मतलब ये सब चीज़ें जो है अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अगर हम यूज़ करेंगे तो बच्चों को जो सिखाने का तरीका है वो काफ़ी रुचिपूर्ण हो जाएगा, और बच्चे जो है पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। और हम सभी को ही जैसे कि कोई भी चीज़ एक तरीके से होती रहती है तो हम लोग भी खुद भी नीरस हो जाते हैं, इसलिए हमारे लाइफ में भी विविधता आवश्यक है, और पढ़ाने में भी विविधता की हमें आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर बनेगा। और अगला है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास है और साहित्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास है और साहित्य है। साधन और साध्य है, साध्य और उद्देश्य है, साध्य और साधन है, उद्देश्य और साध्य है। ऐसे क्वेश्चन आपको कल के मतलब जो मैंने करवाया था आपको वहाँ पर भी देखने को मिले थे कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का जो विकास है वो क्या है। तो भाषाई क्षमता का जो विकास है वो हमारा एक साध्य है। ठीक है, साध्य का मतलब क्या है? एक हमारा लक्ष्य है। ठीक है, साध्य है और साहित्य जो है वो उसका साधन है। ठीक है, साहित्य के माध्यम से हम बच्चों में भाषाई क्षमता का विकास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा साधन भरा जाएगा। ठीक है, और भाषा क्षमता का जो विकास करना है, भाषा क्षमता का ओवरऑल हमारा लक्ष्य क्या होता है? हमें बच्चे में हम भाषा की क्षमता को डेवलप कर पाएँ, यही हमारा लक्ष्य होता है प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, तो लक्ष्य जो है मतलब कि साध्य हम इसे कहेंगे। तो साध्य और साधन यही एक पेयर भी बनता है। ठीक है, हमेशा आपको साध्य और साधन का पेयर बना के चलना है। उद्देश्य और साध्य ऐसा कोई पेयर नहीं होता, और साध्य और उद्देश्य का भी कोई पेयर नहीं होता। आप कंफ्यूज सिर्फ A और C में हो सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक स्तर पर भाषा क्षमता का जो विकास करना होता है वो हमारा एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य का मतलब यहाँ पे आप साध्य को भरेंगे, और साहित्य जो होता है वो एक साधन होता है, क्योंकि साहित्य जो होता है वो साधन ही तो होता है जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं, हम साध्य तक पहुँचते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो टिक करना था। यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा कौन सा आंसर बनेगा? तो यहाँ पे हमारा C ऑप्शन जो है वो एकदम सही आंसर बनेगा, साध्य और साधन। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है, हमें ये देखना है कि हमें नहीं की तरफ जाना है। सबसे कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, भाषा शिक्षण का इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला है कि अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, या फिर भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य हो सकता है भाषा का सृजनशील और कल्पनाशील प्रयोग करना, ये भी होता है, और रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, ये भी होता है। लेकिन भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। सबसे पहली बात तो आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एनसीएफ में रटने को सबसे ज़्यादा नेगेटिव माना गया है। और हिंदी पेडागॉजी हो, इंग्लिश पेडागॉजी हो, संस्कृत पेडागॉजी हो, मैथ पेडागॉजी हो, ईवीएस पेडागॉजी हो, साइंस पेडागॉजी हो, फिर सोशल साइंस पेडागॉजी हो, कोई भी पेडागॉजी हो, कहीं पर भी रटने को अलाउ नहीं किया गया है। इसलिए हमारा यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हमारा नेगेटिव आंसर यहाँ पे पूछा गया है, और नेगेटिव आंसर हमारा डी बनेगा कि भाषा संबंधी व्याकरण को पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना जो होता है वो पूरी तरीके से नेगेटिव होगा, और ये हमारा कभी भी सही आंसर नहीं बनेगा। और लेकिन फिर भी हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि सृजनशील प्रयोग करना, तो ये पॉजिटिव होगा। और अपनी बातों की तार्किक पुष्टि करना, मैंने क्या कहा है उसकी पुष्टि करने की अगर मेरे अंदर क्षमता है तो वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है ये। और उसके बाद रचना के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारा पूर्णतः किसी चीज़ को याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो यहाँ ये हमारा सही आंसर हमारा नहीं बन रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में भाषा की विविधता और के प्रति विद्वान बनकर उसका उपयोग शिक्षण में करना चाहिए। मतलब मैं ऑप्शन ही पढ़ दे रही हूँ, एक बार मैं देखती हूँ कि कक्षा में भाषा की किसके प्रति बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में हमें करना चाहिए। इस सेंटेंस को हमें पूरा करना है। तो विद्वान करने की बात तो हमें विद्वान तो पहली बात तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि बच्चा जो है वो डेवलपिंग स्टेज में है और ना कि उसको यहाँ पे विद्वान बनना है। ठीक है, और कठोर जो है वो भी नेगेटिव हो गया, यहाँ पे वो भी कठोरता जो वर्ड होता है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव के साथ जाना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक रूपता भी नेगेटिव होता है। अगर आप कोई भी चीज़ एक रूप से करते जाते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से करते जाते हैं, तो लाइफ जो होती है वो बोरिंग हो जाती है। अगर हम बच्चों को पढ़ा भी एक तरीके से रहे हैं या फिर कुछ भी करवा रहे हैं एक तरीके से ही करवा रहे हैं, तो वो उन्हें बोर कर देगा और वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इन वर्ड्स को देखकर ही आप इसे कट कर सकते थे आंसर को, कि आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको बी आंसर मिल रहा है। ठीक है, आपको एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे डायरेक्टली बी आंसर देखने को मिल रहा है कि कक्षा में भाषा की विविधता। मैं आपको बता दूं कि जो विविधता वर्ड होता है, जो डाइवर्सिटी वर्ड होता है इंग्लिश में, और हिंदी में विविधता एक वर्ड होता है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी लेकर जाएंगे और विविधता के साथ जाएंगे कि कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ठीक है, संवेदनशील बनने के लिए मतलब कि अगर आपके कक्षा में बहुत बहुभाषी बच्चे हैं, एक से ज़्यादा भाषा को जानने वाले बच्चे हैं, तो आपको अपनी कक्षा की विविधता के प्रति संवेदनशील रहना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत डांट फटकार के हमें काम करना है, बल्कि हमें सबकी भावनाओं को समझते हुए उन्हें अपने भाषा शिक्षण में प्रयोग करना होगा। इसलिए हमारा बी ऑप्शन आपको यहाँ पे सटीक आंसर मिलेगा। हाँ, हमें यहाँ पे कठोर नहीं बनना है, और ना ही हमें विद्वान बनना है, और ना ही हमें एक रूप तरीके से कोई भी काम कराना है, बल्कि हमें विविधता को भी ध्यान में रखना है और संवेदनशील हमें उनके प्रति रहना होगा। ताकि हमें सबके साथ सिंपैथी मतलब रखनी होगी, कि किसी को बहुत डांट फटकार नहीं करने लगाना होगा, बल्कि मतलब एक रूपता क्लास में हमें मतलब एक रूपता नहीं रखनी है, लेकिन विविधता जो है उसे मैनेज करना है। ठीक है, विविधता को मैनेज करना है और उसके प्रति हमें संवेदनशील रहना है क्लास में। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। और आज भी हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को हिंदी पेडागॉजी के डिस्कस कर लिया है, और जो आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जो हिंदी लैंग्वेज 2 में आती है उसके पेडागॉजी को आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको सीटेट के 2019 का जो दिसंबर वाला पेपर हुआ था, वो आपको लैंग्वेज 2 में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप लोग वहाँ प्रैक्टिस एक बार करना चाहते हो तो वहाँ से जाके कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने PDF से ही कराया है ये सारे क्वेश्चन, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और